हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत सीखेंगे, जो कि हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये बेसिकली 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी टीचिंग एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, उसमें 1 या 2 नंबर का ये पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है और बेसिकली यहाँ से यही प्रश्न बन जाता है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो आज हम इसको एज द कहानी के रूप में इसको सीखेंगे। जो जो कि एक चूहा है, वो एक फूड को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है और उस फूड को प्राप्त करता है। इसको स्टोरी के रूप में इसको समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सिद्धांत के बारे में जानने से पहले जो हमारे बीएफ स्किनर है उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसको एग्जाम में अलग अलग नामों से भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसके नाम देख लेते हैं, ताकि मतलब यही जो सिद्धांत है यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको अलग अलग नामों से भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनके नाम जान लेते हैं। पहला है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। यानी ये जो 4 हैं ये इसी के नाम है। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से दर्शा दिया गया, लेकिन बेसिकली इनका अर्थ एक ही है और ये बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। और मेरा तो यही कहना है कि आप इसका नाम इंग्लिश में याद कीजिए, क्योंकि आपको यदि इंग्लिश में याद होगा तो आसानी होगी। फिर आपको चाहे क्या कोई सा भी नाम दे दिया गया हो, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में पता है तो आप उसको आसानी से इजीली कर सकते हो। अब आइए आगे देखते हैं। जो बीएफ स्किनर थे वो सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर देते थे। ठीक है, यानी वो रिस्पॉन्स पे अधिक बिलीव करते थे और इसीलिए ये जो और इसीलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि जो बीएफ स्किनर थे वो रिस्पॉन्स पे अधिक जोर देते थे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। और जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने अपना फर्स्ट प्रयोग चूहे पे किया था और सेकंड प्रयोग कबूतर पे किया था। बेसिकली इन दोनों की जो प्रक्रियाएं यानी रिस्पॉन्स है वो सेम ही थे। और जो भाई हम इनका आज एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो बॉक्स था उसमें क्या किया, इन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, और इसमें जो आप देख पा रहे होगे कि इन्होंने एक लीवर लगा के रखा था इस पिंजरे में, और चूहा क्या करता था, वही इन्होंने जो भूखे चूहे पर प्रयोग किया था अपना, कि जो चूहा भूखा था और क्या कर रहा था, इसमें पिंजरे में इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, जो घूमते घूमते हुए दौरान इसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और इसका जो इस बॉक्स से एक अटैच करके एक और बॉक्स छोटा सा लगा दिया जाता है, जिसमें फूड रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे ही चूहे का लीवर पे पैर पड़ता है तो उस बॉक्स में उस जो छिद्र से कनेक्ट किया जाता है उस बॉक्स को, तो उस छिद्र द्वारा क्या होता है, भोजन का टुकड़ा आके पिंजरे में गिर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है वो, और फिर जो भोजन गिरता है उसे चूहा खा लेता है, यानी फिर वो रिपीट करता है उसी प्रक्रिया को, इधर उधर झटपटाता है चूहा उस बॉक्स में, और क्या करता है वो, इसका अचानक से लीवर पे पैर पड़ जाता है और उसके बाद वो उसी छिद्र से भोजन गिरता है चूहा दोबारा से खा लेता है। ठीक है, तो यानी यही प्रक्रिया उसको बार बार करता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। ये आप अच्छे से समझ गए होगे। अब आइए आगे देखते हैं। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है, यानी इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पहले क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलस मिलता है। यानी चूहा क्या कर रहा था उस बॉक्स में, पहले वो अनुक्रियाएं कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था भोजन को प्राप्त करने के लिए, कैसे करके हमको भोजन प्राप्त हो जाए। और क्या क्या होता है, अचानक से उसका लीवर पे पैर पड़ जाता है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही इस नियम के थ्रू कहा जा रहा था कि पहले इसमें अनुक्रिया होती है, यानी पहले चूहा अनुक्रिया करता है, यानी फिर उसको उसका अचानक से लीवर पे पैर पड़ता है और उसको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, और इस नियम के थ्रू ये कहा जाए कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, यानी जैसे फिर वो कई बार यही प्रक्रिया दोहराता है और उसको भोजन बार बार प्राप्त होता है, तो उसको क्या एक रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिल जाता है। ठीक है, यानी पुनर्बलन उसको मिलता है कि भाई हाँ, हम हमारा इस लीवर पे पैर पड़ेगा तो चूहे को क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा। नहीं, चूहे का लीवर पे पैर पड़ जाएगा तो चूहे को क्या होगा, भोजन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या करता है चूहा, वैसे वैसे अब जब उसको पता चल गया चूहे को, तो वो वैसे ही प्रक्रिया करता है और क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी चूहे को पता चल जाता है कि उसका लीवर पे पैर पड़ जाएगा तो उसको भोजन प्राप्त होगा। ठीक है,
आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं इसको। पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, यानी इस नियम के थ्रू ये कहा जा रहा है कि भाई किसी भी उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। यानी जैसे कि पिंजरे में उस लीवर को दबाने के बाद उस पिंजरे में भोजन गिर रहा था, तो क्या हुआ, चूहा यानी चूहे के अंदर एक पुनर्वलन यानी दोबारा प्रक्रिया करने की उसमें चेतना जागी कि भाई यहाँ हम अगर दोबारा ये प्रक्रिया करेंगे तो हमको फिर से भोजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि यदि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रियाओं की संभावना बढ़ जाती है, जो रिस्पॉन्स है उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पुनर्वलन कहा जाता है। जैसे कि पेपर पास करने पे पेरेंट्स के द्वारा साइकिल या मोबाइल गिफ्ट देना, ठीक है। इन्हें बच्चे होते हैं वो 12th या 11th पास किया तो उनके घर वालों ने क्या किया कि अब अच्छे नंबरों से पास हुआ तो उनके घर वालों ने गिफ्ट दे दिया, यानी साइकिल गिफ्ट कर दिया या फिर मोबाइल गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा भाई, अनुक्रिया करने की यानी रिस्पॉन्स करने की संभावना बढ़ेगी कि अब वो आगे क्या करेगा, तो भाई और अच्छे से पढ़ाई करेगा और क्या करेगा भाई, उससे भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा ताकि वो फिर से दोबारा से उसके घर वाले उसको गिफ्ट दें, ठीक है। अब आइए इसको आगे देखते हैं। और ये पुनर्वलन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है सकारात्मक पुनर्वलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन यानी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो इसमें पहला है नहीं पहला सकारात्मक पुनर्वलन में जैसे कि भोजन पानी नौकरी और प्रशंसा। अब जैसे कि मान लो भाई किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये बालक है भाई, उसने क्या की, उस व्यक्ति की मदद कर दी, ठीक है, बालक ने। तो अब जो तीसरा व्यक्ति खड़ा था उसने क्या कर दिया, उसकी भाई उसकी प्रशंसा कर दी कि बेटा बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे हो, कि तुम तो दूसरों की मदद करते हो, भला करते हो, कि बेटा ऐसे ही करते ना रहो। तो क्या उस व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा कर दी। अब वो क्या करेगा, अब उसको पुनर्बलन प्राप्त हो गया भाई कि हाँ अब मैं और किसी की भी तो मुझे मेरी प्रशंसा हो गई इससे, ठीक है। तो यही क्या होगा भाई, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया कि भाई उस व्यक्ति ने उस बच्चे की प्रशंसा कर दी, अब वो बच्चा और लोगों को भी मदद करेगा, ठीक है। अब इसी के अपोजिट देखते हैं भाई दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, जैसे कि दंड देना, मना करना या डांटना, ठीक है। अभी कैसे देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो कि जो बालक था उसने किसी किसी व्यक्ति की मदद की थी, लेकिन वहीं अगर क्या कर दिया जाता, उसको कोई व्यक्ति डांट देता या कोई उसको डांट देता या फिर कुछ मना कर देता, तो ठीक है, वहीं क्या आ जाता उसका नकारात्मक पुनर्बलन आ जाता है, यानी वो अब दोबारा उस काम को कभी करेगा ही नहीं। ये कहेगा कि एक तो हमने मदद की ऊपर से हमको डांट और खाने को मिली, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा भी, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा कि अब वो उस काम को करेगा ही नहीं, ये किसी की मदद करेगा ही नहीं। ये कहेगा कि भाई मैं अगर किसी की मदद करता हूँ तो हमको डांट ही खाने को मिलती है, इसलिए अब करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप समझ गए। अब आगे देखते हैं कि जो प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यानी जो व्यक्ति है या कोई भी बालक है, ठीक है, उसको क्या सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है, यानी पॉजिटिव पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, क्रियाओं को यानी वही कार्य को बार बार करेगा, ठीक है। और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है तो, और यदि वो कार्य कर रहा है उसमें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, उस कार्य के प्रति क्रियाएं नहीं करेगा, ठीक है, बालक को या व्यक्ति जो भी हो। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो व्यक्ति क्रियाओं को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो व्यक्ति उस कार्य को उन क्रियाओं को नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं पुनर्बलन अनुसूची यानी रेनफोर्समेंट शेड्यूल। यह दो प्रकार की होती है, पहली है सतत पुनर्बलन और दूसरी है आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं इसको। सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। जैसे कि हम समझ लेते हैं इसको कि जैसे कि कोई अध्यापक है, ठीक है, और बच्चे को क्लास में क्या कर रहा है कि उससे प्रश्न किया जा रहा है, और वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बालक क्या कर रहा है कि भाई सवालों के जवाब दिए जा रहा है, लेकिन इस बीच अध्यापक भी क्या कर रहा है कि उस बच्चे को तारीफ करते जा रहा है कि बेटा बहुत अच्छे, तुम सारे सवालों के जवाब तुमने बहुत अच्छे से दिए, वेरी गुड। तो यही क्या हो गया, यानी सतत पुनर्बलन हो गया कि वो अध्यापक जितने भी सवाल पूछता जा रहा है और बालक जो स्टूडेंट है उन सवालों के जवाब उन सवालों के अकॉर्डिंग सही सही देते जा रहा है, ठीक है। तो उस बीच ये प्रत्येक सवाल पे क्या कर रहा है, अध्यापक भी बच्चे की सराहना कर रहा है, नहीं उसको उसकी तारीफ कर रहा है कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, तुमने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यानी सतत पुनर्बलन कहलाएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे समझ लेते हैं इसका एक और है नहीं आंशिक पुनर्बलन अनुसूची इन पार्टियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, ठीक है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे कि सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, ठीक है।
जैसे कि मान लो क्लास में अध्यापक जो अभी था, जो सवाल पूछ रहा था बालक से, लेकिन क्या हुआ, बालक सभी सवालों के जवाब अच्छे से ना देख के कुछ सवालों के बीच अटक रहा था, ठीक है? लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उन सवालों के जवाब दिए, ठीक है? तो यही क्या कहलाएगा, सॉरी, उसने कुछ सवालों के जवाब दिए और तो क्या किया, अध्यापक ने उसकी तारीफ की कि बेटा बहुत अच्छे, या आप नहीं दे पा रहे थे लेकिन आपने फिर भी जवाब दिया बहुत अच्छे, अगले से और अच्छे से तैयार करना। तो क्या किया, यानी बच्चे को समझाते हुए मैंने उसको रेनफोर्समेंट भी दिया, ठीक है? यानी बच्चे ने कुछ सवालों के जवाब दे नहीं पाए थे और कुछ सवालों के जवाब दिए भी थे, लेकिन अटक-अटक के दिए थे, लेकिन अध्यापक ने क्या किया, उसको समझाया भी और क्या रेनफोर्समेंट भी दिया, यानी आंशिक रेनफोर्समेंट दिया, तो मतलब कुछ सवालों पर ही, ठीक है? तो यही क्या कहलाएगा, पार्शियल रेनफोर्समेंट कहलाएगा कि हर सवाल पे उसको अ, रेनफोर्समेंट ना देते हुए कुछ पर ही देना, ठीक है? यानी कुछ पर ही उसकी तारीफ करना। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।